हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, 116वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे 6 बजे हमारा नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही हीराचंदानी ग्रुप की बिल्डिंग के अपने कैबिन में बैठी थी। वो आज एक ऐसा फैसला कर चुकी थी जो उसकी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय था, युवराज से डिवोर्स लेने का। उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। ब्लू इंक से किए गए साइन को वो शादी के अंत की गवाही दे रही थी। लेकिन अब सवाल यह था कि युवराज तक ये कागज कैसे पहुंचाए जाए। माही अपने कैबिन में बैठी अपने उंगलियों से डॉक्यूमेंट के किनारे को घुमाते हुए गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें मुरझाई हुई थी, चेहरा इमोशनलेस, लेकिन भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। क्या मैं खुद युवराज के पास ये पेपर देकर आऊं? ये विचार मन में आते ही उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, मुझ में युवराज का सामना करने की हिम्मत नहीं है, उसने अपने आप से कहा। उसके दिल में एक अजीब सी डर था। न जाने ये डर किस बात का था, युवराज की प्रतिक्रिया का या फिर कभी खुद ही अपने फैसले को पीछे हट जाने का। वो जानती थी कि अगर वो युवराज के सामने गई तो शायद उसकी आंखों में वो प्यार, वो अपनापन देखकर उसका दिल पिघल जाएगा, और वह ऐसा होने नहीं दे सकती थी। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वो खुद नहीं जाएगी। माही ने फोन उठाया और अपने वकील सौम्या को कॉल किया। कुछ ही देर में उधर से सौम्या ने फोन उठा लिया। उसके फोन उठाते ही माही ने कहा, हेलो सौम्या। हाँ माही, बोलो। सौम्या की आवाज प्रोफेशनल थी, लेकिन उसमें एक दोस्ताना अपनापन भी था। मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दी है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें युवराज के पास लेकर जाओ। फोन के दूसरी तरफ से कुछ देर पल की चुप्पी रही। फिर उसने कहा, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? माही ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैंने अच्छे तरीके से सोच लिया है। सौम्या ने एक हल्की सांस ली और कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। माही ने आंखें मूंदी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास पेपर्स लेकर आ रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि ये पेपर्स अब मुझसे दूर हो जाए। दूसरी तरफ इस फैसले से अनजान युवराज सिंह अपने ऑफिस में बैठा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादलों का साया था और हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे शहर को भिगो रही थी। युवराज के हाथों पर एक फाइल थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। राम बहादुर, ये नाम आज उसके दिमाग में गूंज रहा था। सुबह जो कुछ हुआ उसने युवराज को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड जिसकी आंखों में ईमानदारी झलकती थी, उसकी बातें, उसका आत्मविश्वास, ये सब युवराज को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। क्या ईमानदारी वाकई में बड़ी चीज होती है? युवराज की जिंदगी में पैसा और ताकत ही सबसे अहम चीज थी, लेकिन आज एक छोटे से आदमी ने उसे अलग ही नजरिया दिखा दिया था। तभी दरवाजे पर नोक हुआ। टोक टोक। युवराज की एकदम से सोच टूट गई। उसने सिर उठाकर देखा, दरवाजे पर चंदन खड़ा था। आओ चंदन, बताओ क्या बात है? युवराज ने अपने चिर परिचित गहरे और गंभीर लहजे में कहा। चंदन, जो युवराज का निजी सहायक था, अंदर आया और हल्के से सिर झुकाकर बोला, सर, बोर्ड मीटिंग में आपका इंतजार हो रहा है। युवराज ने गहरी सांस ली, फाइल बंद की और घड़ी की तरफ देखा तो मीटिंग का टाइम हो गया था। युवराज अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, ठीक है, चलो। वो अपनी तेज चाल में कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ने लगा। चंदन उसके उसके पीछे ही चल रहा था। बोर्ड रूम में घुसते ही युवराज को सभी बोर्ड मेंबर्स अपनी अपनी सीटों पर बैठे दिखे। माहौल गंभीर था। टेबल पर कई फाइलें रखी हुई थी और एक बड़ी स्क्रीन पर रॉ मटेरियल डिले इश्यू लिखा हुआ था। युवराज अपनी कुर्सी पर बैठा और बोला, तो बताइए क्या अपडेट है? सर, हमारी टेक्सटाइल मिल की रॉ मटेरियल की डिलीवरी में देरी हुई है, जिससे हमें करोड़ों का नुकसान हुआ, एक बोर्ड मेंबर ने कहा। दूसरे मेंबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये देरी हमारे वेंडर से हुई है। हमारी सलाह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत कैंसिल कर दिया जाए। युवराज ने गहरी सांस ली। उसके हाथों की उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के तबला बजाने लगी। उसके चेहरे पर वही कठोरता थी जो हमेशा रहती थी, और वो कोई बड़ा फैसला लेने वाला होता था। क्या आपने उसकी सफाई सुनी? युवराज ने गंभीर लहजे में पूछा। बोर्ड मेंबर थोड़ा असहज हो गए। सर, सफाई सुनने की क्या जरूरत है? गलती हुई है, नुकसान हुआ है, और इस कंपनी के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जो डिलीवरी समय पर ना दे, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म। युवराज ने अपने जगह से उठते हुए कहा, तो क्या है, हम हमेशा सिर्फ नुकसान ही देखेंगे? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। युवराज ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने खुद इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और मुझे पता चला है कि ये पूरी गलती वेंडर की नहीं थी। क्या? एक बोर्ड मेंबर ने चौंकते हुए पूछा। युवराज ने अपने घड़ी की तरफ देखा और फिर बोर्ड मेंबर्स की तरफ। उस वेंडर ने समय पर माल भेज दिया था, लेकिन जो ड्राइवर इसे लेकर आ रहा था
उसे रास्ते में यह खबर मिली कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है। कमरे में सन्नाटा छा गया। ड्राइवर ने ट्रक वहीं रोक दिया और अपना गांव चला गया, और इस वजह से हमें नुकसान हुआ। अब आप खुद बताइए, हमें वेंडर से क्या गलती लगती है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। युवराज ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर बारिश तेज हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। तभी उसे माही की एक और बात याद आ गई। युवराज, एक बिजनेस सिर्फ मालिक का नहीं होता, वो उन सभी लोगों का होता है जो उसमें काम करते हैं। अगर कभी किसी वर्कर की मजबूरी की वजह से तुम्हें नुकसान हुआ हो तो उसे माफ कर देना। माही की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। उसे वो दिन याद आ रहा था, घर के एक नौकर को निकालने जा रहा था, जब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देर से आया था। तब माही ने उसे समझाया कि आदमी की मजबूरी को भी देखना चाहिए। युवराज की आंखों में हल्की सी नमी आई। उसने बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखा और कहा, हम उस वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे। अगर कोई गलती नहीं थी तो किसी मजदूर आदमी को भी सजा देना मेरी नजर में इंसाफ नहीं। युवराज सिंघानिया, जो हमेशा से सब फैसले लेने के लिए जाना जाता था, आज उसने एक अलग ही निर्णय ले लिया था, और यह फैसला शायद माही की वजह से था, शायद अब उसके दिल में किसी कोने में थी। युवराज के फैसले के बाद बोर्ड के सभी सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज युवराज ने किसी को माफ कर दिया है। बोर्ड मेंबर्स मिस्टर गुप्ता ने झिझकते हुए पूछा, सर, क्या आप सच में इस वेंडर को दूसरा मौका देना चाहते हैं? युवराज ने गहरी सांस लेते हुए फिर कहा, इंसान की मजबूरी को देखो, गलती को नहीं। मैंने फैसला ले लिया है, वेंडर को बुलाओ। चंदन तुरंत बाहर गया और वेंडर को अंदर आने के लिए बोला। कुछ ही पलों के बाद राजेश कुमार, जो कि उन सप्लाई चेन कंपनी के मालिक थे, वो कमरे में आए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। राजेश कुमार ने अंदर आकर हाथ जोड़कर कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पूरी कोशिश की थी कि डिलीवरी समय पर हो, लेकिन ड्राइवर की मजबूरी के कारण देर हो गई। मैं आपकी कंपनी के 7 वर्षों से काम कर रहा हूं, कभी भी ऐसी गलती नहीं हुई। युवराज ने उन्हें ध्यान से देखा और उनकी आंखों में सच्चाई और विनम्रता थी। युवराज ने गहरी आवाज में कहा, राजेश, हम इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। मैं तुम्हारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक शर्त है। राजेश कुमार ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त सर? युवराज ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें करनी होगी। ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी और तुम्हें इसे निभाना पड़ेगा। राजेश कुमार को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी गलती समझते हुए सिर झुका लिया और कहा, सर, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैंने ही माल में जिम्मेदारी ली थी और मेरी कंपनी की लापरवाही से देरी हुई है। मैं आपकी कंपनी का विश्वास नहीं खोना चाहता। जितना भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूंगा। युवराज ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। राजेश ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सर, आपने मुझे एक और मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आगे से मैं खुद पर्सनली इस तरह की डिलीवरी की निगरानी रखूंगा। युवराज ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। राजेश कुमार के जाने के बाद बोर्ड मेंबर्स ने राहत की सांस ली। मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आज पहली बार आपको एक अलग अंदाज में देखा। युवराज ने हल्के से हंसते हुए कहा, कभी कभी सख्ती से ज्यादा जरूरी समझदारी होती है। इंसानियत भी बिजनेस का हिस्सा होनी चाहिए। सबने हामी भरी और मीटिंग समाप्त हो गई। युवराज अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश अभी भी जारी थी। आसमान में चमकती बिजलियां के बीच उसे कहीं न कहीं माही का चेहरा दिख रहा था। कॉन्फ्रेंस हॉल में अब लगभग खाली हो चुका था। बोर्ड मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी यहाँ पर थे, खासकर जो युवराज से पर्सनल बातचीत करना चाहते थे। उन्हीं में से एक मुकेश मेहता थे। जो युवराज कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलने ही वाला था, मेहता उसके पास आया। दरवाजे पर खड़ा चंदन मेहता को आते देख सतर्क हो गया। चंदन ने बिना समय गवाए कहा, मिस्टर मेहता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मेहता ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, हमें अकेला छोड़ दो। चंदन थोड़ा झिझका, फिर युवराज की तरफ देखा। युवराज समझ गया कि चंदन को इस मुलाकात पर शक हो रहा है, लेकिन उसने उसे इशारे से बाहर जाने को कह दिया। जैसे ही चंदन बाहर निकला, युवराज ने बिना समय गवाए सीधा सवाल किया, बोलिए मेहता साहब, क्या बात है? मेहता ने अपनी चिर परिचित चालाकी भरी आवाज के साथ युवराज की पीठ थपथपाई और कहा, युवराज, आज तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। तुम्हारे अंकल भी तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। युवराज ने बिना भाव बदले उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि मेहता हमेशा कुछ न कुछ स्वार्थी मकसद लेकर ही उनके पास आता है। युवराज ने बिना मुस्कुराए
उनके हाथ को धीरे से अपने कंधे से हटा दिया। मेहता ये देखकर थोड़ा हंसा और बोला, दरअसल मैनेजमेंट एक आर्ट ऑफ बैलेंस है। प्रेशर को हमेशा हाई नहीं रखा जाता, कभी कभी भी जरूरी होता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आए। युवराज ने बिना रुके कहा, मिस्टर मेहता मुद्दे की बात कीजिए। मेहता ने गहरी सांस ली, मानो पहले से ही रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था। फिर उसने कहा, युवराज आखिर में तुम्हारे पापा का बेस्ट फ्रेंड था, हमारे बीच इतना फासला मत रखा करो। तुम हमेशा मुझे मिस्टर मेहता कहकर बुलाते हो, इससे दूरी बढ़ती है। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सम्मान और दूरी में फर्क होता है मिस्टर मेहता। मेहता हल्का सा झेंप गया। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, वैसे छोटी सी बात है, मैं मिस साक्षी की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं। युवराज ने इस बात की उम्मीद थी। युवराज ने बिना कोई भाव बदले कहा, मिस्टर मेहता, अपने एम्प्लॉय को संभालना मेरा काम है। अगर आपको कोई ऐतराज है तो इसे बोर्ड मीटिंग में रखिए। इसके बाद युवराज बिना कोई शब्द बोले वहां से जाने के लिए मुड़ा। जैसे वह दरवाजे तक पहुंचा, उसे कुछ याद आया। वो रुका, पलटा और सीधा मेहता की आंखों में देखते हुए बोला, एक और बात, पूरे सिंघानिया ग्रुप का सीईओ मैं हूं, इसलिए मैं आपसे वही उम्मीद करता हूं जो दूसरों से करता हूं, मेरी इज्जत की जाए। उसके शब्दों में एक चेतावनी थी। युवराज की यह बात सुनकर मेहता पहली बार थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। वो हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, तुम्हारे पापा को तुम पर गर्व होता है। युवराज बिना कुछ कहे हल्की मुस्कान के साथ अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। अपने कैबिन में पहुंचकर युवराज अपनी कुर्सी पर बैठा और आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में माही का चेहरा घूम रहा था। बाहर बारिश हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। युवराज की आंखें खुली, उसने अचानक एक बेचैनी महसूस हुई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि ठीक उसी समय माही के हाथों में उसके नाम के डिवोर्स पेपर हैं। क्या होगा जब युवराज को पता चलेगा माही उससे डिवोर्स लेना चाहती है? क्या वो इस फैसले को एक्सेप्ट कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम को जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर देने की सौगात दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 170वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बारिश लगातार हो रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के अंदर आ रही थी, लेकिन माही के दिल में जो तूफान था वो इस सर्द मौसम में भी कहीं ज्यादा भयानक था। क्या ये सही फैसला है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब में उसकी आंखों के सामने सिर्फ बीते हुए दर्द भरे पल ही उभर आए। और फिर एक बार उन डाइवर्स पेपर को देख रही थी जो उसके कैबिन में वकील सौम्या अरोड़ा को सौंपने के लिए तैयार थे। उसके हाथ कांप रहे थे। सौम्या, जो मुंबई की एक जानी पहचानी वकील थी, माही की करीबी दोस्त भी थी। जब माही ने उसे डिवोर्स की बात बताई तो सौम्या ने पहले ही उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब माही अपने फैसले पर अटल रही तो उसने लीगल वर्क भी शुरू कर दिया था। वो माही से मिलकर आखिरी बार कंफर्म करने आई थी कि क्या माही वाकई में तैयार हो गई है। सौम्या ने माही के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। माही, तुम अब भी सोच सकती हो, ये बहुत बड़ा फैसला है, सौम्या ने धीमी आवाज में पूछा। माही ने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके बोली, सोचने का वक्त तो चला गया सौम्या, अब बस इसे खत्म करना है। सौम्या ने सिर हिलाया और उसके हाथ से कागजात ले लिया। ठीक है, तो मैं युवराज से मिलती हूँ। और इसके बाद वो फाइल उठाकर वहां से चल दी। वो अपने ऑफिस में पहुंच गई। उसने ऑफिस जाकर तुरंत युवराज को फोन लगाया। युवराज, जो इस समय अपने ऑफिस के सोफे पर बैठा हुआ था, बारिश की बूंदों को खिड़की से टकराते हुए देख रहा था। उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से सौम्या की आवाज आई, हेलो, क्या मैं युवराज सिंघानिया से बात कर रही हूँ? युवराज ने प्रोफेशनल टोन में कहा, हाँ बोलिए। मैं वकील सौम्या अरोड़ा बोल रही हूँ, माही की तरफ से। मुझे आपसे एक जरूरी मीटिंग करनी है। सौम्या ने अपना परिचय देते हुए कहा। युवराज को माही का नाम सुनकर हल्का सा झटका लगा। माही की तरफ से? उसने हैरानी से पूछा। जी हाँ, कुछ जरूरी कागजात पर चर्चा करनी है, लेकिन मैं अभी फोन पर कुछ नहीं बता सकती। क्या आज शाम 6 बजे स्कॉट कैफे में मिल सकते हैं? सौम्या ने सहजता से पूछा। युवराज को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, ओके। फोन रखते ही युवराज के दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगे। माही ने वकील क्यों भेजा? क्या वो खुद मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? बारिश की बूंदें अब और तेज हो रही थी, लेकिन युवराज के दिल में बेचैनी उठ रही थी और वो बारिश से और भी ज्यादा घनी थी। शाम के 6 बज चुके थे और स्कॉट कैफे, जो शहर के सबसे खूबसूरत कैफे में से एक था, हल्की रोशनी और सुकून भरे माहौल के लिए जाना जाता था। युवराज पहले ही वहां पर पहुंच चुका था। वो एक कोने के टेबल पर बैठा था और जहां से बाहर का पूरा नजारा दिखता था।
बारिश अभी भी हो रही थी। हल्की हल्की बूंदें कैफे की खिड़कियों पर पड़ रही थी। युवराज की उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपकी दे रही थी। वो बेचैन था लेकिन दिखा नहीं रहा था। तभी दरवाजे पर सौम्या दाखिल हुई। उसने काले रंग का ब्लेजर पहना हुआ था, हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर गंभीरता थी। युवराज ने उसे आते देखा, खुद को शांत रखते हुए कहा, बैठिए मिस अरोड़ा। सौम्या हल्की मुस्कान के साथ बैठ गई। उसने एक कप कॉफी ऑर्डर किया और सीधे मुद्दे पर आ गई। युवराज, मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए आई हूँ। युवराज ने बिना किसी हड़बड़ाहट के कहा, मुझे अंदाजा है, लेकिन माही क्यों नहीं आई? सौम्या ने उसकी आंखों में देखा और सीधे से कहा, क्योंकि अब वो आपसे बात नहीं करना चाहती। युवराज के चेहरे पर कठोरता एक पल के लिए हल्की हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बिल्कुल शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? क्यों क्यों नहीं मिलना चाहती मुझसे? सौम्या ने धीरे से अपने बैग से एक फाइल निकाली और युवराज के सामने रखते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोली, ये डिवोर्स पेपर। युवराज के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने बिना किसी भाव के फाइल की तरफ देखा, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों के बीच कुछ पलों की खामोशी छा गई। फिर युवराज ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो माही ने वाकई फैसला कर लिया? सौम्या ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो और चाहती है कि तुम इसे जल्दी से जल्दी साइन कर दो। युवराज ने फाइल की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसने यह फैसला क्यों लिया? सौम्या ने हल्का सा संकोच किया, फिर बोली, महाइका का कहना है कि तुम्हारे और उनके बीच अब कुछ भी नहीं बचा है, और उसने कहा है कि अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, और आप ज्यादा कारण पूछकर उसको परेशान मत करना। युवराज की आंखों में हल्का सा दर्द छलका, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। फिर उसने धीरे से सोचा और कहा, परेशान? क्या मेरी मौजूदगी उसको परेशान करती है? ये कहते हुए उसका रोम रोम रो रहा था। उसने फिर सामने रखी फाइल उठाई। जैसे उसने फाइल उठाई, उसके दिल को एक झटका लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने फाइल उठा तो ली, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मिस सौम्या, माही मुझसे मिले बिना ये फैसला कैसे कर सकती है? उसने धीरे से पूछा। सौम्या को भी युवराज के दिल का हाल समझ आ रहा था। उसने हल्की आंख भरी और कहा, कभी कभी कुछ बातें कहने के लिए मुलाकात की जरूरत नहीं होती युवराज। युवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और कभी कभी मुलाकातों से ही सब बातें हल और दूरियां खत्म हो जाती है। सौम्या ने दया और उसकी आंखों में देखा और पूछा, तो क्या आप साइन करेंगे मिस्टर सिंघानिया? युवराज ने फाइल को धीरे से वापस टेबल पर रख दिया और कहा, माही से कहो कि मैं इस पर साइन तभी करूंगा जब तक वो मुझसे मिलकर आमने सामने नहीं आ जाती। सौम्या ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वो कुछ नहीं बोली, बस वो फाइल वापस बैग में रखी और कैफे के बाहर चली गई। युवराज अब भी वहीं पर बैठा था, बारिश को खिड़की से देख रहा था और अपने आप से बोला, माही, क्या सच में ये प्यार खत्म हो चुका है? वो उठा और बाहर की तरफ चल दिया। कैफे के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। हल्के हल्के बूंदे अब मूसलाधार बारिश में बदल गई थी, लेकिन युवराज को इसका कोई एहसास नहीं था। उसके कदम खुद ब खुद सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिमाग अब कहीं और ही था। डिवोर्स पेपर्स देख लेने के बाद उसका मन एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। वो लगातार मन ही मन सोच रहा था, माही, तुमने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सुनने के बाद मेरे दिल में क्या क्या हो रहा है? बारिश की ठंडी बूंदें उसके गर्म माथे को छू रही थी, लेकिन उसके अंदर जो गुस्से की आग भड़क रही थी, वो इस बारिश में नहीं बुझ सकती थी। फिर अचानक उसके अंदर किसी भूले हुए दर्द की चिंगारी सुलग उठी। ये सब उस शख्स की वजह से हुआ है। वो माही पर हमला करने वाला शख्स, वही जिसने उसे धमकियां दी। वो गुस्से में बड़बड़ाया। युवराज की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसकी मुठ्ठियां खिंच गई। मुझे उसे खत्म करना ही होगा, मुझे सबक सिखाना होगा, उसने तय कर लिया। तभी उसके जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसको थोड़ा सा होश आया और उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा तो शहजाद का नाम फ्लैश हो रहा था। एक पल के लिए युवराज का माथा शिकन से भर गया। उसने मोबाइल को देखते हुए सोचा, शहजाद अगर फोन कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ गंभीर हुआ है। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और कहा, बोलो शहजाद। शहजाद की सांसें तेज से चल रही थी, जैसे वो किसी खतरे को भांप चुका हो। उसकी आवाज में घबराहट चल रही थी। सर, सर, मुकुल सिंघानिया आपको कमजोर करने के लिए माही मैडम को किडनैप करने का प्लान कर रहा है। उसने बाहर से कुछ ड्रैगन आर्ट फाइटर भी बुलाए, शहजाद ने बताया। युवराज का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी पकड़ मोबाइल पर इतनी तेज हो गई कि उसकी उंगलियां की नसें भी उभर आई। कौन है ये ड्रैगन आर्ट फाइटर? युवराज की आवाज अब और गहरी और खतरनाक हो चुकी थी। ये इंटरनेशनल लेवल के फाइटर है।
जिन्हें लड़ाई के लिए हायर किया जाता है और ये सिर्फ पैसे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। मुकुल ने इन्हें खास तौर पर माही मैडम को किडनैप करने और जरूरत पड़ने पर किसी को खत्म करने के लिए बुलाया है। युवराज के अंदर जैसे ज्वालामुखी फट गया। माही को हाथ लगाने का और भी उन्होंने सोच कैसे लिया, उसने गुस्से में कहा। उसकी सांसें अब तेज हो गई थी। बारिश अभी भी उसकी आंखों पर पड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मुकुल पर था। शहजाद, ये बताओ कि मुकुल इस वक्त कहाँ है? उसने शहजाद से पूछा। सर, वो इस समय उसके फार्म हाउस पर है। सभी फाइटर्स भी वहीं पर है, शहजाद ने जवाब दिया। युवराज ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया और शहजाद से कहा, तुम उस पर नजर रखो, मुझे अपडेट देते रहना। ये कहते ही युवराज ने बिना एक पल गंवाए फोन काट दिया। फोन काटते ही उसने झटके से अपने जैकेट अंदर रखा, दूसरा फोन निकाला और तुरंत वसीम का नंबर डायल किया। जैसे ही वसीम ने फोन उठाया, युवराज ने कहा, हेलो वसीम। जी मालिक। वसीम की आवाज पूरी तरह से अलर्ट थी। वसीम, मुकुल को उसके औकात दिखाने का वक्त आ गया है। वो अपने फार्म हाउस पर छुपा बैठा है और वो बाहर से ड्रैगन आर्ट फाइटर को बुला रहा है। मैं उसे वहीं जाकर सबक सिखाऊंगा। युवराज ने बिना समय गवाए पूरी बात वसीम को बताई। वसीम एक पल के लिए चुप हो गया, फिर पूरी गंभीरता से बोला, मालिक, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। अगर उसने ड्रैगन आर्ट फाइटर बुलाए हैं तो वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे खतरे की परवाह नहीं है वसीम, माही पर बात आई है। युवराज ने गुस्से में हामी भरी और युवराज की आवाज में इतना गुस्सा था कि वसीम बिना कुछ कहे समझ गया कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मालिक, मैं अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को लेकर वहां पहुंचता हूं, वसीम ने कहा। जल्दी आओ, लेकिन याद रखना कि तब तक मैं इशारा ना करूं अंदर मत आना। मैं इस बार मुकुल को अकेला सबक सिखाऊंगा। युवराज ने फोन काटा और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से एक्सीलेटर दबा दिया। उसकी कार बारिश के सर पर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मुकुल। माही पर हाथ डालने की सोची भी कैसे उस कमीने ने। युवराज गुस्से में खुद से ही चिल्ला रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। जैसे जैसे वो फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था, उसका गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। जैसे युवराज फार्म हाउस पहुंचा, उसने देखा कि वहां सुरक्षा भेद खड़ी थी। चारों तरफ हथियारों से लैस लोग खड़े थे, लेकिन युवराज के कदम नहीं रुके। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। तेज बारिश में उसका चेहरा सख्त था और आंखें सुर्ख हो रही थी। तभी उसके पास वसीम का फोन आया। मालिक, हम पहुंच गए, अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। ओके। इतना कहते ही युवराज ने फोन काटा और गेट की तरफ बढ़ गया। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल युवराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली और घुमा दी और चटक की आवाज आई और वो जमीन पर गिर गया। क्या युवराज मुकुल को खत्म कर पाएगा? क्या माही सही सलामत होगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करते रहें। जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर जरूर पूरे करवाएं। दोस्तों, 118वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गाड़ी लेकर युवराज उस फार्म हाउस की तरफ आ गया था। अंदर जाने के लिए उसे गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल युवराज ने उसकी गर्दन पकड़कर घुमा दी और चटक की आवाज आई और वो जमीन पर गिर पड़ा। युवराज बारिश से पूरा भीग चुका था। उसने अपने जैकेट को उतार दिया, लेकिन उसके मन में जल रही आग बारिश की हर बूंद से कहीं ज्यादा तेज थी। युवराज बिना किसी डर के अंदर दाखिल हो रहा था। वहां खड़े गार्ड ने उसे घेर लिया। उसके हाथ से हथौड़े थे और वे युवराज को अंदर जाने से रोक रहे थे। तभी पीछे से मुकुल की आवाज आई, आने दो इसे अंदर। मुकुल अंदर हॉल में बैठा बाहर क्या हो रहा है ये सब एक ही स्क्रीन पर देख रहा था। उसने अंदर से ही स्पीकर पर अपने आदमियों को युवराज को अंदर आने का आदेश दे दिया था। अब बहुत हो गया, युवराज ने मन ही मन कहा और अपने कदमों को तेजी से बढ़ा दिया। जैसे ही युवराज अंदर हॉल में दाखिल हुआ, उसने देखा कि मुकुल एक बड़े से चमड़े के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। अगले ही पल उसकी नजर मुकुल के सामने घुटनों पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसे देखकर युवराज हैरान हो गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शहजाद था। दरअसल हुआ कि ये जब शहजाद युवराज को मुकुल के बारे में बता रहा था, तब मुकुल के एक आदमी ने उसकी बात सुन ली। इसलिए वो लोग शहजाद को पकड़कर यहाँ लेकर आ गए थे। युवराज ने देखा कि शहजाद के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। होठ फट गए थे और उसकी नाक से खून बह रहा था। हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, घुटने जमीन पर झुक गए थे। शहजाद को देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी खासी अच्छी धुलाई हुई है। मुकुल ने अपनी सिगरेट एस्ट्रे में दबाई और मुस्कुराया, और उसने युवराज को देखते हुए शहजाद से कहा, तुम भी सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारी हरकत पर नजर रख रहा हूं, है ना शहजाद? शहजाद कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें बंद हो रही थी, लेकिन उसने अपने होश को संभाले रखा।
युवराज का गुस्सा शहजाद की हालात देखकर और भी बढ़ गया। उसका खून खोल उठा। उसने एक ऊंची आवाज गूंज में भर दी, मुकुल, शहजाद को छोड़ दो। युवराज की बात सुनकर मुकुल ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मैंने इसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। और फिर उसने उंगली घुमाई और अपने लड़कों को इशारा करते हुए बोला, बॉयज, दिस इज द टारगेट। मुकुल का इतना कहते ही तभी लाल रंग की टाइट ड्रैगन आर्ट सूट पहने 15 लड़के युवराज के चारों ओर खड़े हो गए। ये सभी ड्रैगन आर्ट फाइटर थे। ये सभी चेन से थे। ये ड्रैगन आर्ट चेन की एक मार्शल आर्ट फॉर्म थी। ड्रैगन आर्ट में भी मार्शल आर्ट की तरह अलग अलग स्टेज और लेवल होते। तैयार हो जाओ युवराज, मुकुल ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। युवराज ने एक नजर उनकी तरफ देखा और वो उनका लेवल समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़के ने युवराज पर हमला कर दिया। उनमें से अपने दोनों हाथों को घुमाकर गर्दन तक लगाया, घुटनों को मोड़ा और ड्रैगन फ्लाइट किक मारते हुए युवराज की तरफ बढ़ा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ड्रैगन हवा में उड़ रहा हो। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर किक लग जाती तो युवराज सीधा दीवार से टकरा जाता। लेकिन युवराज वहीं पर खड़ा नहीं रहने वाला था। जैसे ही फाइटर उसकी ओर झपटा, युवराज ने जमीन से झुकते हुए अपनी दोनों हथेलियों का सहारा लिया और एक साइड रोल मारकर खुद को बचा लिया। धड़ाम! वो लड़का सीधे जाकर दीवार से टकरा गया। उसके हाथ आगे थे जिससे दीवार में एक गड्ढा भी हो गया। ये स्टेज 2 लेवल 3 का फाइटर था। दीवार में गड्ढा होते देखकर मुकुल जोर से हंसने लगा। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह, ये तो बस शुरुआत है। युवराज ने जब उसकी ताकत देखी तो वो समझ गया कि उसे भी कुछ अलग करना होगा। वह सब सोच रहा था तभी उसकी एक चमकती हुई तेज धार वाली तलवार आई जो ड्रैगन आर्ट स्टाइल की फ्लेम ब्लेड थी। शिंग! तलवार सीधा हवा में घूमती हुई युवराज की गर्दन की ओर बढ़ी। उसने भी अपना हाथ झटका और उसने हाथ में 4-5 शार्प ब्लेड ले आ गए। उसने तुरंत एक उस ब्लेड पर तलवार की तरफ उछाल दी। क्लैश! ब्लेड और तलवार में हवा में टकराए और तलवार 2 हिस्सों में कटकर नीचे गिर गई। अभी भी खेल बाकी है मुकुल, युवराज ने कहा और बाकी बचे ब्लेड सीधा उस फाइटर की ओर उछाल दिए जिसने पहले उस पर हमला किया था। सभी ब्लेड जाकर उसके छाती में धंस गए। ग्लुप! वो लड़का घुटनों के बल नीचे गिर गया। देखते ही देखते वो बेहोश हो गया। पूरा फर्श उसके खून से लाल हो गया। मुकुल के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें थी, लेकिन युवराज की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा था। युवराज ने चारों तरफ खड़े ड्रैगन फाइटर्स पर नजर दौड़ाई। वे सभी अपने अपने हथियार निकाल चुके थे। कोई तलवार लिए खड़ा था तो कोई नुकीले खंजर, तो कोई लोहे की चैन से खेल रहा था। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वे पूरी तरह से तैयार थे। मुकुल ने सोफे पर आराम से बैठते हुए ताली बजाई और कहा, युवराज, तू सोच में नहीं सकता कि तू किस मुसीबत में फंस चुका है। युवराज ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो पहले ही सब कुछ भांप चुका था। सामने खड़ा हर लड़का कोई मामूली फाइटर नहीं था, लेकिन डरना उनकी फितरत में नहीं था। चलो देखते हैं तुम में कितना दम है, युवराज ने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा। इतना सुनते ही 3 फाइटर एक साथ युवराज पर झपटे। पहले वाले ने उस पर तलवार चलाई, दूसरे नीचे से लोहे की चैन से हमला करने के बढ़ा और तीसरा पीछे से खंजर लेकर आया। युवराज ने पलक झपकते ही एक तेज छलांग लगाई। वो हवा में था और अगले ही पल उसने अपने दोनों पैरों से 2 फाइटर्स को जोरदार किक मारी। वो दूर जाकर गिर गए। तीसरे ने तुरंत खंजर से वार किया, लेकिन युवराज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और एक जोरदार झटका देकर उसके कलाई तोड़ दी। आह! उस फाइटर की चीख निकली और उसका खंजर नीचे गिर गया। युवराज ने बिना रुके अगले फाइटर पर हमला किया। उसने एक सीधी पंच मारी जिससे वो लड़का उल्टा गिर गया। मुकुल अब थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने अपने बाकी फाइटर्स को इशारा किया, एक साथ मारो इसे। अब बाकी 12 लड़के युवराज की तरफ लपक गए। युवराज ने एक तेज स्पिन मारी जिससे हवा में धूल उड़ गई। उसने तुरंत अपने जेब से ब्लेड स्टार्स निकाले और 3 लड़कों पर फेंक दिए। ब्लेड स्टार्स उनके कंधों में गड़ गए और वो दर्द से चिल्ला उठे। बाकी लड़कों ने अब चारों तरफ से उसे घेर लिया और युवराज ने अपने जगह पर खड़े खटने घुटनों को मोड़ा। फिर अचानक जमीन पर हाथ रखकर एक तेज ब्लैक फ्लिप मारी। उसी पल 2 लड़कों ने उस पर वार किया, लेकिन वो हवा में ऊपर था और उनके वार खाली ही चले गए। जैसे ही युवराज जमीन पर उतरा, उसने एक लड़के का पैर पकड़कर उसे जोर से घुमा दिया और 2 फाइटर और लड़कों से टकराकर तीनों नीचे गिर पड़े। अब कुछ ही लड़के बचे थे। मुकुल गुस्से में तिलमिला उठा। उसने अपनी जैकेट उतार कर फेंक दी और खुद मैदान में उतर गया। अब मैं देखता हूं कि युवराज तुम क्या कर पाते हो, मुकुल ने दांत भींच कर कहा। युवराज भी मुस्कुराया और उसने कहा, इंतजार इसी का था मुकुल। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। युवराज और मुकुल आमने सामने खड़े हो गए थे। पूरे हॉल में एक गहरी खामोशी थी। सिर्फ घायल फाइटर्स की कराहटें सुनाई दे रही थी। मुकुल ने अपने हाथों की उंगली को चटकाया और गर्दन से दोनों एक तरफ झटक देकर बोला, युवराज, तुझे लग रहा होगा कि तूने मेरे फाइटर्स को गिराकर कुछ बड़ा कर लिया,
लेकिन तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। युवराज ने हल्की मुस्कान दी और बोला, ओह, तो तुम अच्छे लेवल के फाइटर हो, तो मुझे तुमसे लड़ने में और भी मजा आएगा। चल दिखा अपनी असली ताकत। मुकुल ने एक झटके में अपने पैरों को फैलाया और दोनों हाथों को आगे किया और एक खास पोजीशन में आ गया। ड्रैगन स्टंट्स था, दो तेज और आक्रामक हमले करने के लिए जाना जाता था। युवराज ने भी अपनी मुद्रा बदली। उसने अपने पैरों को हल्का झुका लिया और अपने दोनों हाथों को एक खास स्थिति में रखा, जिससे वह मुकुल को हर वार को जवाब दे सके। अचानक मुकुल ने जमीन से जोर लगाकर छलांग लगाई और स्पिन ड्रैगन किक मारी। युवराज ने झुककर इस वार को खुद से बचाया, लेकिन मुकुल की रफ्तार कम नहीं हुई। जैसे युवराज झटका, मुकुल ने हवा में एक और किक मारी, जिसे रिवर्स ड्रैगन किक कहा जाता था। युवराज को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वह तुरंत अपने हाथ ऊपर ले गया, लेकिन फिर भी मुकुल की किक उसके कंधे से टकरा गई। धम। युवराज एक कदम पीछे हटा। मुकुल ने ठहाका लगाते हुए कहा, क्या हुआ, दर्द हुआ? युवराज ने कंधा घुमाया, फिर मुस्कुराकर बोला, थोड़ा सा, लेकिन अब मेरी बारी। युवराज ने एक तेज छलांग लगाई और फ्लाइंग निक किक से मुकुल पर हमला कर दिया। मुकुल ने वार से बचने की कोशिश की, लेकिन युवराज की स्पीड तेज थी। किक मुकुल के सीने पर लगी और वह कुछ ही फीट नीचे जाकर गिर गया। मुकुल उठा और गुस्से से चीखा, अब बहुत हो गया। उसने अपने हाथों को जमीन पर मारा और फिर जोर से भागते हुए युवराज पर हमला कर दिया। मुकुल ने लगातार 3 तेज पंच मारे, एक युवराज की छाती पर और एक गर्दन की तरफ और एक उसके पेट की तरफ। युवराज ने पहले 2 पंच तो अपने हाथों से रोक ली, लेकिन तीसरा पंच उसके पेट पर लगा। उफ। युवराज को थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अब दोनों के बीच एक तेज और खतरनाक फाइट शुरू हो चुकी थी। मुकुल अब और युवराज दोनों एक दूसरे पर वार करते जा रहे थे। एक पल मुकुल हावी होता तो दूसरा पल युवराज बाजी पलट देता। अब दोनों की सांसें तेज चल रही थी। मुकुल को एहसास हो गया कि युवराज को हराना इतना आसान नहीं, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने आखिरी चाल चली। मुकुल ने अपनी पूरी ताकत एक मुट्ठी में पूरी कस ली। ड्रैगन पंच मारा। यह उसकी सबसे खतरनाक चाल थी, जिससे सामने वाला एक ही वार में खत्म हो सकता था। लेकिन युवराज को इसका अंदाजा हो गया। उसने मुकुल को पंच को बीच में ही पकड़ लिया और टाइगर थ्रो नाम की तकनीक से इस्तेमाल करके मुकुल को जमीन पर पटक दिया। धड़ाम। मुकुल जमीन पर जाकर गिर गया। युवराज ने बिना समय गवाए आगे बढ़कर मुकुल की गर्दन के पास ब्लेड उछाल दी और कहा, खेल खत्म मुकुल। क्या होगा आगे? क्या मुकुल की जान ले लेगा युवराज, वो भी अपने चचेरे भाई की? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 119वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने बिना समय गवाए आगे बढ़कर मुकुल की गर्दन के पास ब्लेड उछाल दी और कहा, खेल खत्म मुकुल। लेकिन मुकुल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने जैसे ही खड़े होने की कोशिश की, युवराज ने एक तगड़ा वार किया और जिससे मुकुल फिर नीचे गिर गया और वह पूरी तरह से निडाल हो चुका था। युवराज ने उसकी ओर झुककर कहा, तुम सिंघानिया परिवार का हिस्सा हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। अगर तुम मेरे चचेरे भाई ना होते तो मेरे आदमियों को इस तरह मारने के बाद तुम जिंदा न बचते। मुकुल अभी भी जमीन पर पड़ा दर्द से करहा रहा था। उसकी सांसें तेज चल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बदले की भावना थी। उसने जाते हुए युवराज की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, युवराज, इस बार तो तुम जीत गई, लेकिन अगली बार जीत मेरी ही होगी। युवराज ने उसकी ओर एक अंतिम नजर डाली, फिर शहजाद की ओर बढ़ा। शहजाद की हालत बेहद खराब थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और होठों से खून बह रहा था। उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। युवराज ने बिना देरी किए उसके हाथ खोले और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुका था। वो लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि युवराज ने उसे संभाल लिया। तुम ठीक हो जाओगी, युवराज ने चिंतित स्वर में कहा। शहजाद ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण वो ज्यादा ही कुछ कह नहीं सका। उसने बस सिर हिलाया और कहा, थैंक यू मालिक, अगर आप आज नहीं आते तो मैं जिंदा नहीं बचता। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो अब हमें यहां से निकलना होगा। युवराज और शहजाद जैसे ही बाहर निकले, वसीम ने उन्हें आते हुए देखा और वो तेजी से उनकी ओर भागा। शहजाद भाई, वसीम ने घबराए स्वर में कहा और युवराज की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ, क्या हुआ शहजाद भाई को? युवराज ने गंभीरता से कहा, वसीम, शहजाद को तुरंत अस्पताल लेकर जाओ, इसकी हालत बहुत खराब है। वसीम ने बिना कोई सवाल के शहजाद को सहारा दिया और गाड़ी की ओर बढ़ गए। युवराज ने उनकी ओर देखा और फिर अपनी कार में बैठकर ऑफिस की ओर निकल गया। कार के अंदर बैठते ही युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी थी और दिमाग में कई विचार चल रहे थे। आज की लड़ाई ने उसे एहसास दिला दिया कि मुकुल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
युवराज ने खुद से ही कहा। युवराज अपने लोगों के साथ ही जैसे ही वे लोग निकले, तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उनमें से दो अधेड़ उम्र के आदमी उतरे और अंदर जाने लगे। जैसे वे अंदर दाखिल हुए, उनके कदमों की आहट सुनकर मुकुल ने दरवाजे की ओर देखा तो मुकेश मेहता और संजय वर्मा अंदर चले आ रहे थे। अंदर आकर जब मेहता और वर्मा ने मुकुल को वहां पर नीचे जमीन पर पड़ा देखा, तो वो दोनों लगा भागकर उसके पास आई। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाया और चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा मुकुल के आदमी जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहे थे। यह मंजर देखकर मेहता साहब का चेहरा सख्त हो गया था। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या 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 हुआ मुकुल? ये सब किसने किया है? मुकुल ने करहाते हुए कहा, युवराज सिंघानिया ने। उसे सब कुछ पता चल गया। युवराज सिंघानिया? दोनों ने एक साथ उस नाम को दोहराया, फिर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने मुकुल का सहारा देकर पास पड़े सोफे पर बैठाया। दोनों के मन में बहुत ही सारा सवाल उमड़ रहे थे। उनके भीतर भय का ज्वार उबड़ रहा था। मन ही मन उन्होंने सोचा, अगर युवराज ने मुकुल का ये हाल कर दिया है तो हमारा क्या करेगा? वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे और आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। मुकुल ने जब उन्हें इस तरह इशारों में बातचीत करते देखा तो चिढ़कर बोला, क्या फुसफुसा रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। मेहता साहब ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो हम सोच रहे हैं कि अगर युवराज ने आपका ये हाल कर दिया तो हमारा क्या करेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब आगे से हम साथ में काम नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर मुकुल के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने अब उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार जब मुकुल ने देखा कि उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं, तो उसने एक आखिरी चाल चली। वह गंभीर स्वर में बोला, मेरा साथ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वरना ये मत भूलना कि तुम्हारे सारे राज सबके सामने आ जाएंगे। अगर मैं गिरा तो तुम दोनों को भी अपने साथ लेकर गिरूंगा। मुकुल की इस धमकी से मेहता साहब और वर्मा साहब के चेहरों की रंगत उड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। वे जानते थे कि मुकुल जो कह रहा है वो केवल धमकी ही नहीं थी, वो एक ऐसा कर भी सकता था। उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। धीरे धीरे उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और मुकुल का साथ देने का फैसला कर लिया, लेकिन उनके भीतर अब भय का साया मंडरा रहा था। इसे बीच मुकुल की नजर अपने घायल आदमियों पर पड़ी। उसने दांत भींचकर मन ही मन कसम खाई, युवराज, तुमने जो किया उसका बदला तो मैं तुम्हें दर्द देकर लूंगा। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। इधर इस सब से अनजान माही अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसका दिल किसी अंधेरे में उलझा हुआ था। उसकी मेज पर एक सफेद कप में ठंडी होती कॉफी रखी थी, जिसने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। उसकी आंखें बार बार अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाती, फिर घड़ी की ओर देखती और फिर मोबाइल की ओर। आखिर फोन क्यों नहीं आ रहा, उसने अपने आप से कहा। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी उंगलियां टेबल पर हल्के हल्के थपकी दे रही थी और एक पुरानी आदत वो अभी भी गहरी सोच में होती थी। उसका दिमाग अब भी उसी सवाल में उलझा था, युवराज ने तलाक के कागजात पर साइन किए होंगे या नहीं? अगर उन्होंने साइन कर दिए होंगे तो शायद यही अच्छा होगा। नहीं, ये नहीं, अच्छा नहीं होगा। शायद ये अच्छा ही होगा। माही खुद से ही सवाल कर रही थी, लेकिन कोई भी जवाब उसके आसपास भी नहीं था। कभी उसे लगता कि युवराज को बिना मिले ही ये सब खत्म कर देना सही है, लेकिन कभी दिल में एक हल्की सी टीस उठती, क्या यह सही तरीका था? तभी अचानक फोन की रिंगटोन ने उसकी नींद तोड़ दी। ये फोन सौम्या का था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने झट से फोन उठाया और जैसे ही कोई जिंदगी और मौत का सवाल हो। हाँ सौम्या, बताओ, हो गए साइन? माही ने फोन उठाते ही बड़बड़ाते हुए पूछा। उसका सवाल उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। फोन के दूसरी तरफ से एक लंबी चुप्पी आई। माही का दिल धड़क उठा। बोलो ना सौम्या, क्या कहा युवराज ने? साइन कर दिया ना? उसने दोबारा से पूछा। सौम्या ने गहरी सांस ली और ठहर कर कहा, माही, उन्होंने साइन नहीं किया। माही के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके चेहरे पर रंग उड़ गया। उसने अपने आप को समझाया और कहा, पर क्यों? फोन के दूसरी तरफ से सौम्या की आवाज गंभीर थी। उसने कहा, वो चाहते हैं कि जब तुम खुद आकर उनसे पेपर साइन करने की नहीं कहोगी, तब तक वो साइन नहीं करेंगे। माही की आंखें चौड़ी हो गई। क्या क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनका सामना भी नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं मैं पिघल ना जाऊं। उसकी हथेलियां टेबल पर कस गई। गुस्से और घबराहट का एक अजीब सा तूफान उसके अंदर उठने लगा। सौम्या ने समझाने के लहजे में कहा, माही, मुझे लगता है कि युवराज अभी भी इस रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता है। माही ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। अगर वो इस रिश्ते को बचाना चाहता है तो पहले क्यों नहीं सोचा? उसके दिल में हजारों यादें उमड़ आई।
मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगी सौम्या। अगर उसने साइन नहीं किए तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मैं पीछे नहीं हट सकती, सौम्या ने नरम आवाज में कहा। माही, मैं जानती हूं कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन सोचो, क्या तुम्हें एक बार उससे बात नहीं करनी चाहिए? शायद कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहता हो। माही ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं सौम्या, ये सब खत्म हो चुका है। फोन रखकर माही कुर्सी पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे उसने पलकें मूंदी, पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगी। युवराज को वो हल्की मुस्कान, या वो मजाक में उसके गाल खींचता, वो रातें जब बारिश में दोनों छत पर घंटों बैठकर बातें किया करते थे। तुम्हें पता है माही, तुम जब गुस्सा होती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। माही ने अपनी आंखें खोली, उसके पलकों में नमी थी। क्यों युवराज, क्यों? उसने बुदबुदाया। उसका मन एकदम उलझ गया। क्या सच में जाना चाहिए? क्या मुझे मिलना चाहिए युवराज से? वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। बूंदें कांच पर गिर रही थी, जैसे उसकी खुद की उलझी हुई भावनाएं गिर रही हो। माही लगातार अपने सवालों में खोई जा रही थी जब अचानक एक और फोन बजा। इस बार कॉल युवराज का ही था। माही का दिल एक बार फिर तेजी से धड़क उठा। उसने कांपते हुए फोन उठाया, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। दूसरी तरफ युवराज की गहरी आवाज आई। माही, एक बार मिल सकती हो मुझसे? माही की सांसें अटक गई। वो कुछ बोलना ही चाह रही थी, लेकिन इससे पहले युवराज ने फोन काट दिया। अब क्या करेगी माही? क्या माही युवराज से मिलकर डिवोर्स पेपर पर उसको हाँ करवाने के लिए जाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 120वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन युवराज ने फोन काट दिया। माही ने दोबारा हिम्मत करके दोबारा से कॉल लगाया और युवराज से कहा, युवराज, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। बस चुपचाप डाइवोर्स पेपर साइन कर दो, सब कुछ खत्म कर दो। युवराज को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने तकलीफ भरी आवाज में कहा, माही, क्या तुम सच में चाहती हो? माही ने फोन को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और खुद को मजबूत बनाते हुए आवाज में ठहराव लाने की कोशिश की। नहीं युवराज, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। अगर तुमने मुझसे कभी भी सच्चा प्यार किया था तो चुपचाप इन कागजात पर साइन कर दो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, उसने कहा। दूसरी तरफ एक पल की खामोशी छा गई। बस युवराज की सांसों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने अपनी आवाज को मजबूत बनाए रखा और बड़े ही प्यार से माही से कहा, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता तो खुद को मुझसे यूं अलग करने के लिए मजबूर नहीं करती। माही, एक बार मुझसे मिलकर बात कर लो। अगर उसके बाद भी तुम्हारा यही फैसला होगा तो मैं साइन कर दूंगा। माही के होठ कांप गए। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो चाहती थी कि सब कुछ खोलकर बता दे कि वो मजबूर है, कि बेबस है, कि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। माही की आंखें हल्के से भीग गई। उसने पलकें झपकाई ताकि उसके आंसू बाहर न आ सके, और उसने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए कहा, युवराज, मैं फैसला कर चुकी हूं, कोई और बात नहीं होगी। युवराज ने फोन को और कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था तो मुझसे मिलने आ जाओ। अगर नहीं तो ये मत कहना कि तुमने मुझसे कभी प्यार भी किया था। माही का दिल तेजी से धड़कने लगा कि ये कैसी शर्त थी। युवराज जानता था कि वो इससे बचने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को कड़ा बनाया और ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताती हूँ। इसके बाद उसने झटके से फोन काट दिया। फोन काटते ही माही की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और अपने सिर को हल्के से दबाया। युवराज, मैं भी तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूं। वो खुद ही खुद बड़बड़ा उठी। लेकिन वो कैसे समझाए उसे, कैसे बताए उसे कि उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है, कैसे वो उसे खुद को छोड़कर जीना भी नहीं चाहती। उसका मन भारी हो रहा था। उसकी सांसें तेजी हो गई। वो खिड़की की तरफ बढ़ी और बाहर देखा। हल्की बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। अगर मैंने ये नहीं किया तो वो लड़की मेरा राज सबके सामने ला देगी। मैं ये सच तुम्हें कैसे बताऊं? उसकी उंगलियां खिड़की के कांच पर हल्के हल्के से खिंच रही थी। यादें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगी। युवराज की मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसका साथ। फिर वह पल जब कुछ बिखर गया। उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और खुद को आईने में देखा। माही, तुम्हें मजबूत रहना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल क्या कहता है, उसने अपने आप से दृढ़ स्वर में कहा।
लेकिन क्या वो सच में इतनी मजबूत थी? उधर युवराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी आंखों के सामने डिवोर्स पेपर घूम रहे थे। उसने अपनी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे थपकी। उसके माथे पर शिकन थी और उसने अपने आप से ही कहा, माही, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं साइन कर दूं? उसका मन बेचैन हो उठा। वो कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर की दुनिया चलती जा रही थी, लेकिन उसकी दुनिया जैसे ठहर सी गई हो। क्या क्या ये वही माई है जिसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी? उसने तलाक के पेपर्स को उठाया और ध्यान से देखा। अगर मैं इस पर साइन कर दूं, तो क्या ये सच में रिश्ता खत्म हो जाएगा? उसने अपने आप से पूछा। युवराज की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक जिद भी। नहीं माही, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे बता नहीं रही हो, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हें सच में कोई मजबूर कर रहा है। उसने फोन उठाया और माही को फिर से कॉल लगा दिया, लेकिन इस बार माही ने कॉल ही नहीं उठाया। उसने फोन वापस मेज पर रखा और धीरे से बुदबुदाया, तुम भाग रही हो माही, लेकिन कब तक? उधर माही ने ऑफिस के दरवाजे के बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा उसके चेहरे को हल्के से छू लिया, लेकिन उसके अंदर जो तूफान मचा था वो एक ठंडी हवा से शांत नहीं हो सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपनी कार की तरफ बढ़ गई। मर्सिडीज बेंज चमकती हुई उसके सामने खड़ी थी। एक गाड़ी का रोब और इसके चमकदार सब कुछ उसकी जिंदगी से कितना अलग था। वो गाड़ी के पास आई, अपनी उंगलियों से उसकी बॉडी पर हल्का सा हाथ फेरा और फिर झटके से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। इंजन स्टार्ट करते ही एक भारी भरकम गड़गड़ाहट की कानों में आवाज गूंजी, जैसे गाड़ी की उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें थम सी गई थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी था, एक गहरी उलझन, एक अनकहा दर्द। युवराज, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो खुद ही बुदबुदाई और फिर गाड़ी को और आगे बढ़ा दिया। गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। सड़क के स्ट्रीट लाइट्स अब एक एक करके पीछे छोड़ती जा रही थी, जैसे उसकी जिंदगी के वो पल वो पीछे छोड़ना चाहती हो, लेकिन वे मन के निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या युवराज मुझसे सच में बस लास्ट बार मिलना चाहता है, या फिर ये उसकी आखिरी कोशिश है मुझे रोकने की? उसने अपने हाथ से स्टीयरिंग से मजबूती से पकड़ा और दूसरा हाथ अपनी गोद में रखा हुआ अपनी उंगलियों को धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। अगर मैंने एक मुलाकात कबूल कर ली, तो क्या मैं अपनी मजबूरी छुपा पाऊंगी? हर रेड लाइट पर उसकी उलझन और बढ़ जाती, लेकिन जैसे ही ग्रीन लाइट होती वो गाड़ी को तेज कर देती, जैसे अपने ख्यालों से भाग जाना चाहती हो। कुछ ही देर में वो चौधरी हाउस के सामने भी पहुंच गई। भारी भरकम गेट खोलते ही उसकी गाड़ी अंदर घुस गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए माही को इस जगह भी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन उसके दिल में जो उथल पुथल मची थी वो इस ठंडक से भी ज्यादा ठंडी थी। जैसे ही वो गाड़ी रोककर इंजन बंद किया और गाड़ी की गड़गड़ाहट पूरे घर में गूंज गई। गाड़ी की आवाज सुनते ही अंदर से टीना भागती हुई बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता और हैरानी थी। माही को देखते ही उसके कदम धीमे हो गए। माही, उसकी नजर गाड़ी पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य था। वो धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और चारों ओर घूमकर उसको ध्यान से देखने लगी। ये तो मर्सिडीज बेंज एसएल है। वो एकदम से दंग थी। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। माही, ये गाड़ी तुम्हें किसने दी? माही, जो अब तक अपने गाड़ी का दरवाजा बंद कर चुकी थी, बिना उसकी तरफ देखे बोली। ऑफिस वालों ने। उसका लहजा बेहद रूखा और ठंडा था। टीना का मुंह खुला का खुला रह गया। ऑफिस वालों ने? इतनी महंगी गाड़ी? लेकिन माही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने कंधे से अपना पर्स ठीक करते हुए अंदर की ओर बढ़ गई। टीना वहीं पर खड़ी रह गई। उसके अब भी गाड़ी की ओर ही लगातार देखे जा रही थी। माही ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी घटन महसूस हुई। उसके पैर भारी हो गई थी। सीढ़ियां चलते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर से कोई भारी बोझ है जो उसे अंदर ही अंदर दबा रहा हो। कमरे में पहुंचते ही उसने अपने बेड पर बैग को फेंक दिया और खुद आईने के सामने खड़ी हो गई और आईने में खुद को लगातार देखती रही। उसकी आंखें अभी भी नम थी और होठों पर मुस्कान भी नहीं थी। मैं क्यों नहीं मुस्कुरा पा रही? उसने अपने चेहरे को छूकर महसूस किया। क्या यह वही लड़की थी जो कभी युवराज के प्यार में खिलखिलाया करती थी? वो बिस्तर पर बैठी और अपने घुटनों को कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसका दिल रो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया उसने। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। उधर युवराज अपनी कार में बैठ चुका था, लेकिन उसका ध्यान सड़क पर कम और माही पर ज्यादा था। उसके जहन में बस वही बातें घूम रही थी जो उसने कुछ देर पहले फोन पर सुनी थी। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी युवराज। अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया है तो बिना सवाल किए इन तलाक के कागज पर साइन कर दो। युवराज की आंखें दर्द से लाल हो गई। उसने कार का स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। गाड़ी की रफ्तार तेज होती जा रही थी। उसे रास्ते का होश भी नहीं था। ट्रैफिक सिग्नल कब बदला, सड़क पर कौन चल रहा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने बस माही की
तस्वीर थी और उसकी प्यारी मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी शरारतें और अब उसकी बेगानगी। कुछ ही देर में वो सिंघानिया हाउस के विशाल फाटक के सामने पहुंचा। भारी भरकम गेट उसके लिए अपने आप खुल गए, लेकिन उसके दिल का दरवाजा इस वक्त बंद हो चुका था। वो तेजी से कार से बाहर निकला और वो अंदर गया और सीधे बार एरिया की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचते ही उसने फिर से वही पुरानी बोतल वाइन की उठा ली और बिना देर किए अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। युवराज ने एक झटके में बत्ती जलाई और फैलती रोशनी कमरे में रखी माई की तस्वीरें चमक उठी। युवराज ने मेज पर पड़े वाइन के ग्लास में वाइन डाली। गहरे सुनहरे रंग की वाइन उसकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने ग्लास को उठाया, लेकिन होठों तक ले जाने से पहले उसकी नजर माही की एक तस्वीर पर पड़ गई। वो तस्वीर उसके कॉलेज के दिनों की थी, जब माही हंस रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। युवराज के हल्के हल्के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को उठाया और ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वो माही की तस्वीर को देखता, उसकी आंखों में नमी बढ़ती जाती। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? जब तुमने मेरा नाम लेकर कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हूं। युवराज के होठ कांप गए। उसने एक लंबा घूंट भरा और गहरी सांस ली। अगर तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहती माही, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। कहते कहते युवराज का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या मैं तुम्हारे बिना जी पाऊंगा? वो खुद से ही सवाल लगातार कर रहा था। युवराज का दिमाग अब पीछे लौट रहा था। वो उन पुरानी यादों में खो गया जहां माही उसके पास हुआ करती थी। वही याद कर करके वो बार बार अपने आप को ही दोष दे रहा था। क्या क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्यों ये मुझसे ऐसा करवा रही है? माही, तुम्हें सच तो बताना ही पड़ेगा। क्यों तुम मुझसे दूर जाने की जिद पर अड़ गई हो? क्या हुआ है ऐसा? क्या करेगा अब युवराज? क्या युवराज डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराने में हमारी हेल्प जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।